सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक है रंजक पित्त के बारे में है। तो रंजक पित्त के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पित्त के 5 भेद ये अपना टॉपिक आरंभ है। तो सर्वप्रथम 2 दिवस हमने पाचक पित्त के बारे में पढ़ा। पाचक पित्त कहाँ रहता है और क्या कार्य करता है, यही तो पढ़ना था। तो हमने पढ़ा। और पाचक पित्त का जो है पांच भौतिक संरचना क्या होता है, तेज और पृथ्वी। तो जब तेज बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पृथ्वी महाभूत बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये भी आपको समझा दिया था मैंने। तो चलिए आज जो है रंजक पित्त के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि पित्त दोष के पित्त के 5 भेद में से दूसरा जो प्रकार है वो रंजक पित्त है। हीमोग्लोबिन समझिए इसे। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, रंजक पित्त के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रंजक पित्त क्या है, सर्वप्रथम इसका पंचभौतिक संरचना देखते हैं। तो रंजक पित्त का जो पंचभौतिक संरचना है तेज और आप महाभूत है। यानी कि पित्त है तो तेज रहेगा ही, और तेज के बाद इसमें कुछ आप महाभूत जो है विशेष रूप से है। तो रंजक पित्त में जो है तेज और आप यानी कि जल महाभूत है। तो इसी के अनुसार जो है इसी के आधार पर रंजक पित्त का निर्माण होता है। और रंजक पित्त बिगड़ने का जो कारण रहेगा उसमें आप महाभूत का क्षय और वृद्धि रहेगा। तो ये जानेंगे भी, है ना, कैसे क्या होता है रंजक पित्त। और विशेष रूप से रंजक पित्त के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि रंजक पित्त भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और सुश्रुत ऋषि ने रंजक पित्त को, या फिर कहिए कि सारंगधर ऋषि ने भी रंजक पित्त को पहला पित्त माना है। मतलब वहाँ पे रंजक पित्त का नाम पहले है और इसके बाद पाचक पित्त का नाम है। तो रंजक पित्त भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, वैसे सभी महत्व है। तो रंजक पित्त के बारे में, है ना, यानी कि हीमोग्लोबिन के बारे में विशेष रूप से सुश्रुत ऋषि ने लिखा है। पूरा जो है एक अध्याय है, शोणित वर्णीय अध्याय। तो सुश्रुत ऋषि ने विशेष रूप से रक्त के ऊपर बोला है ना, लिखा है शास्त्रों में। तो पढ़ेंगे। लेकिन और भी शास्त्रों में से जो बताया गया है रंजक पित्त के बारे में, हीमोग्लोबिन रक्त के बारे में कहिए, तो सब बताया जाएगा। तो रक्त से संबंधित जो भी मुख्य बिंदु है इस रंजक पित्त में इंक्लूड करते हैं जी। ठीक है, रक्त से जुड़ा हुआ यानी कि जो भी टॉपिक रहेगा रक्त से जुड़ा हुआ वो सब रंजक पित्त में लाएंगे, क्योंकि रस से रक्त बनाने का कार्य रंजक पित्त का है। तो रक्त का ही टॉपिक विशेष रूप से, बाकी कुछ बच जाएगा तो हम जो है ब्लड चैप्टर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। रंजक पित्त पढ़ते हैं हम लोग। रंजक पित्त का जो है पंचभौतिक संरचना देख लिया है। ये तेज और आप महाभूत प्रधान है। तो सर्वप्रथम जानते हैं अष्टांग हृदयम। भागवत ऋषि ने क्या कहा है ना, इसके स्थान के बारे में क्या कहा है। तो आप पाचक पित्त का वर्णन तो हो गया था, है ना, लेकिन यहाँ पर हाँ ये बता दिया गया था, ये पुराने टॉपिक का ही है। आज का टॉपिक यहाँ से रंजक पित्त। ठीक है जी। तो रंजक पित्त का वर्णन अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 12 सूत्र संख्या 13। तो यहाँ से पढ़िए रंजक पित्त का वर्णन, कोई भी साथी पढ़ सकते हैं। पढ़िए। रंजक पित्त इक्वल टू तेज प्लस आप। रंजक पित्त का वर्णन, जो पित्त अमाशय में रहता है वह रस को रंग देने के कारण रंजक पित्त कहा जाता है। कर्तव्य वक्तव्य।
चलिए इसे थोड़ा सा रहने दीजिए वक्तव्य को, है ना। वक्तव्य को मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है यहाँ पे रंजक पित्त का जो है वर्णन हम देख रहे हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा जो है वो मिलेगा आपको, कंट्रोवर्सी मिलने वाला है कि अभी जो है रंजक पित्त के बारे में देख रहे हैं, है ना। तो रंजक पित्त के बारे में क्या बताया जा रहा है ना। तो रंजक पित्त के बारे में ऐसा बताया, भागवत ऋषि ने क्या बताया है कि जो पित्त अमाशय में रहता है ना, जो पित्त अमाशय में रहता है उसे रंजक पित्त का जो है नाम दिया गया है। वह रस को रंग देने के कारण रंजक पित्त कहलाता है। तो रंजक पित्त क्यों कहलाता है ये भी बता दिया, है ना, कि रस को रंग देने का कार्य करता है, इस कारण से इसका नाम रंजक पित्त है जी, है ना। तो रस क्या है इसके बारे में पहले भी मैंने बता दिया था। रस क्या है, तो जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे जो निर्माण होती है, यानी कि प्रथम धातु जो निर्माण होती है वही अपना रस है। तो 7 प्रकार के धातु जो मैंने बताया है, रस, रक्त, मांस, तो ये रस क्या है, प्रथम धातु है जी। इसको रंग देने के कारण रंजक पित्त कहलाता है। इसका ये डिफिनेशन है रंजक पित्त का जी, है ना। तो रंजक पित्त का स्थान जो है अमाशय है, ठीक है, महर्षि भागवत के अनुसार। तो क्यों, मतलब महर्षि भागवत ऋषि ने अमाशय में रंजक पित्त का स्थान बताया है, इसका थोड़ा सा वक्तव्य में इसका उत्तर है, लेकिन इसका विशेष उत्तर मतलब बताएंगे, है ना, और भी आगे सिलेबस में है। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। पहले देख लेते हैं कि अष्टांग संग्रह में क्या बताया गया है। अष्टांग हृदय आप सभी लोग जानते हैं, अष्टांग संग्रह भी महर्षि भागवत के द्वारा ही, मतलब वृद्ध भागवत ऐसा कुछ कहते हैं, मैंने भागवत के द्वारा ही रचित है। तो इसमें भी देखिए बताया गया है, अमाशयस्थम तो रसस्य, है ना, ऐसा करके आया है कि अष्टांग संग्रह में अध्याय 20 सूत्र 5 में कि अमाशय में ही रंजक पित्त है, ठीक है, ऐसा आया है। तो अभी पढ़िए, ये यहाँ से पढ़िए, वह आहार के पाचन से बना हुआ, ये सुश्रुत संहिता का है, ये सूत्र पढ़िए। वह आहार के पाचन से बना हुआ, जल तत्व की अधिकता रखने वाला या जल के समान जीवन तर्पण रूप से शांति देने वाला रस साइकिल प्रथम यकृत और पीलिया में जाकर रक्त रूप को प्राप्त होता है। देखिए, तो सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि वह आहार के पाचन से बना हुआ, आहार के पाचन से बना हुआ, यानी कि जल तत्व की अधिकता रखने वाला। तो जल तत्व की अधिकता कौन रखता है, रस रखता है जी, रस धातु। मांस, अस्थि, मज्जा, ये सब क्या है, जल तत्व न्यून है इसमें। लेकिन आहार के पाचन से तो रस। दूसरा पॉइंट है जल तत्व की अधिकता रखने वाला, यानी कि रस धातु। जल के समान, यानी कि रस धातु। जीवन तर्पण के रूप में शांति देने वाला रस। देखिए, इतना रस के बारे में ये सब बताया जा रहा है कि रस क्या है, तो आहार के पाचन से बना हुआ है और जल तत्व की अधिकता रखने वाला है। और एक बात बताया गया है कि जीवन तर्पण के रूप में शांति देने वाला। ऐसा भागवत ने बताया है कि जिस व्यक्ति के, जिस पुरुष के, है ना, क्या रस धातु का क्षय हो जाता है, समझ रहे हैं, रस धातु का क्षय होने से तृप्ति नहीं होती है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को लगता है कि तृप्ति नहीं, मतलब देखते होंगे वैसे भी जो क्या है कि मनपसंद भोजन नहीं करते हैं तो अच्छा रस धातु नहीं बनता है, फिर तृप्त नहीं होते हैं। तो तृप्ति के लिए अच्छा भोजन होना जरूरी है, यानी कि रसदार, यानी कि जो भोजन करें इसके बाद अच्छी रस बनना जरूरी है। तो रस धातु प्रेरण का कार्य करता है, माने कि पोषण का कार्य भी करता है, और ये तृप्ति का कार्य करता है। रस जो होता है तृप्ति, जैसे क्या है कि आपको बहुत जोर से प्यास लगी है तो या तो आप पानी पीते हैं या फिर कोई फल का जूस पिएंगे तो ज़्यादा फायदा करेगा, यानी आपको तृप्ति मिलेगी। और यदि कहे कि आपको मैं भोजन दूंगा, रोटी दूंगा या फिर ऐसा कुछ चने चबाने के लिए दूंगा, तो फिर आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन तृप्ति नहीं मिलेगा। तो तृप्ति कौन देता है, जीवन तर्पण तृप्ति रूप में शांति देने वाला रस ही है, ठीक है। इसलिए क्या है कि प्रथम यकृत और प्लीहा में जाकर, देखिए यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है
कि रस जो है प्रथम यकृत और प्लीहा में जाकर, लीवर और स्प्लीन में जाकर, लीवर में जा रहा है, स्प्लीन में जा रहा है, तो यकृत और प्लीहा में जाकर राग यानी कि रक्त रूप को प्राप्त होता है। यानी कि रस जो है यकृत प्लीहा में जाता है, वहाँ पे रक्त रूप को प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है। और अभी अभी इससे ऊपर हमने देखा कि जो पित्त अमाशय में रहता है वह रस को रंग देने के कारण रंजक पित्त कहा जाता है। रंजक पित्त का डिफिनेशन ये है भागवत के अनुसार। ठीक है, तो दोनों में लग रहा है कि बहुत अंतर है। अमाशय तो कुछ है ना, लीवर स्प्लीन कुछ है ना, तो बहुत अंतर है। तो बताएंगे इसके बारे में क्या है, इसका अर्थ क्या है, क्या समझें इसका अर्थ, है ना। जिस प्रकार से अभी देखा था कल के क्लास में, है ना, कि पाचक पित्त का जो है स्थान है ना, स्थान में भेद है, मतभेद है, ऐसा लगता है, लेकिन क्या है कि समझने का फेर है ना। तो रंजक पित्त भागवत बताया है अमाशय, अमाशय में क्या है, किस प्रकार से हो रहा है। और अभी देख रहे हैं आप अष्टांग सुश्रुत संहिता में कि रस जो है रक्त में यकृत और प्लीहा में बनता है। तो आगे पढ़िए, दूसरा लाइन पढ़िए, देहधारियों के शरीर में, ये लाइन, देहधारियों के शरीर में रहने वाला प्रसन्न विशुद्ध तेज रंजक पित्त से रंजित रक्तता को प्राप्त हुए तथा अभ्यापत्नी अविकृत निर्मल जो आहार प्रसादाख्य जलीय रस है वो रक्त कहा जाता है। देखिए ये जो डिफिनेशन है ना, रक्त कहा जाता है, ये जो है सुश्रुत ऋषि ही डिफाइन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि रक्त के बारे में पूरा एक अध्याय है, शोणित वर्णीय अध्याय, अध्याय 14 नहीं मतलब 2 अध्याय है वैसे तो यहाँ पे जो है ये बताया जा रहा है कि देहधारियों के शरीर में रहने वाला प्रसन्न तेज यानी कि रंजक पित्त को यहाँ पे तेज कहेंगे, क्योंकि तेज का 5 भेद है यहाँ पे, है ना। तो तेज यानी कि पित्त के बारे में बताया जा रहा है। तो कौन सा तेज, तो रंजक तेज या रंजक पित्त हम कह सकते हैं। तो मानव शरीर में रहने वाला जो है, जो रंजक पित्त है, तो रंजक पित्त से रंजित रक्तता को प्राप्त हुए तथा अभ्यापन यानी कि अविकृत निर्मल जल आहार प्रसादाख्य यानी कि आहार के प्रसाद भाग, ऐसा समझिएगा। आहार के प्रसाद भाग क्या है, यानी कि रस, जलीय रस है, वह रक्त कहा जाता है। रक्त का ऐसा बताया उन्होंने कि जो रस है आहार प्रसाद भाग है, जो जलीय रस है उसका जो है रंजक पित्त द्वारा रंजित जो होता है, रक्तता को प्राप्त होता है, वही रक्त कहलाता है। जो रंजित होता है वो रक्त कहलाता है। ठीक है, ये था सुश्रुत संहिता का ही। अब आगे बढ़ते हैं, सुश्रुत ऋषि ने स्थान क्या बताया है ना। तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है टॉपिक पहले भी आया था, पाचक पित्त में भी आया था। दूसरा लाइन आप देखिएगा, ये देखिए तीसरा लाइन देखिएगा, जो पित्त यकृत और प्लीहा में रहता है उसकी रंजक अग्नि संज्ञा है। देखिए, जो पित्त यकृत और प्लीहा में रहता है उसकी रंजक अग्नि संज्ञा है, वह आहार पाचन से उत्पन्न रस को रंजित रक्त रूप में परिणित करता है। यह है जी यहाँ पे सुश्रुत संहिता में कि आहार पाचन से उत्पन्न यानी कि भोजन ग्रहण किया गया, अब भोजन का भली भांति पाचन होने के बाद रस उत्पन्न हुआ, प्रथम धातु उत्पन्न होता है रस, और रस को रंजित यानी कि रक्त रूप में परिणित करता है ये अपना रंजक पित्त, जो यकृत और प्लीहा में रहता है। देखिए आया ना, यकृत और प्लीहा में रहता है, उसकी रंजक अग्नि संज्ञा। एक शब्द यहाँ पे आया है जी, रंजक अग्नि, यहाँ पे रंजक पित्त नहीं है जी। ठीक है जी, यहाँ पे रंजक अग्नि शब्द किया गया। देखिए
गौर करिएगा, रंजक अग्नि, रंजिको पित्तम तस्मिन रंजिको अग्नि रीति संज्ञा, यानी कि सा रसस्य राग कृत रक्ता। और ये जो है क्या है, पित्त, ये जो पित्त है यकृत प्लीहा में रहता है और उसकी जो संज्ञा है मतलब उसको जो है रंजक अग्नि कहते हैं, जो आहार पाचन से उत्पन्न रस को रंगने का काम करता है, रंजित रक्त रूप में परिणित करने का कार्य करता है। ये है जी डिफिनेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। देखिए क्या है कि जैसे प्रथम धातु उत्पन्न होता है, रस होता है, तो क्या है यकृत और प्लीहा में जो पित्त क्या है, रंजक अग्नि कहाँ रहता है, या रंजक, यहाँ पे रंजक पित्त नहीं है, ये बात जो है आपको समझना होगा। यहाँ पे रंजक अग्नि बताया जा रहा है जी, है ना। तो क्या है रंजक पित्त और रंजक अग्नि में अंतर है क्या, इसे भी हम बताएंगे। और पाचक पित्त नहीं, पाचक अग्नि बोला है जी। तो सुश्रुत ऋषि हर बार जो है पाचक अग्नि बोल रहे हैं, रंजक अग्नि बोल रहे हैं, यहाँ तक कि साधक अग्नि बोला है उन्होंने, है ना। साधक अग्नि बोला है जी, साधक पित्त नहीं, साधक अग्नि, है ना। आलोचक अग्नि बोला है जी, आलोचक पित्त नहीं, आलोचक अग्नि। और भ्राजक अग्नि बोला है जी उन्होंने, सभी में अग्नि बोला है, तो कुछ अलग बोला है। तो क्यों विशेष पित्त को ना लिख करके उन्होंने अग्नि क्यों लिखा, क्या मतलब कुछ अंतर है या कुछ विशेष बताना चाह रहे हैं, कुछ मतलब क्या है कि क्या इससे हम समझें, है ना। ये सभी पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त इस प्रकार से बता रहे हैं, और सुश्रुत ऋषि हर एक में जो है अग्नि बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी समझेंगे। तो अभी जो है आपको कुछ और बताता हूँ मैं। अब जो है ये पढ़िए, पित्त उष्ण है गर्म है, ये पढ़िए। पित्त उष्ण गर्म है, द्रव पतला या तरल है, पीला है, नीला है, सर्वगुण प्रधान है, चरपरा और कड़वा है। जब वो विकृत हो जाता है तो खट्टा हो जाता है। अग्नाशय में जो पित्त है वो अग्नि रूप है और तिल परिमित है। त्वचा में जो पित्त है वो शरीर की क्रांति चमक का उत्पादक तथा लेप और अभ्यंग मालिश का स्नेह का पाचक या तोतक है। यकृत में जो पित्त है वो बमन, खट्टी और कड़वी के रूप में दिखलाई पड़ता है एवं रस को रक्त बनाता है। ठीक है जी, यही पॉइंट पढ़ना था हमें कि यकृत में जो पित्त है वह, यकृत में जो पित्त है यानी कि रंजक पित्त के बारे में बताया जा रहा है। यकृत में जो पित्त है, यहाँ पे देखिए यकृत और प्लीहा नहीं आया है, सारंगधर संहिता में बताया जा रहा है, केवल लीवर बताया जा रहा है, यकृत के बारे में बताया जा रहा है। यकृत में जो पित्त है वह बमन, बमन मतलब उल्टी होता है, जो खट्टी और कड़वी कय जिसको वोमिटिंग कहते हैं कि यकृत में जो पित्त है वह बमन में दिखलाई पड़ता है। देखिए भी आया है कि वह उल्टी में दिखलाई पड़ता है, मतलब खट्टी और कड़वी कय के रूप में दिखलाई पड़ता है, एवं रस को रक्त बनाता है। देखिए रस को रक्त बनाता है, कौन, रंजक पित्त के बारे में ही बताया जा रहा है जी, है ना। तो रंजक क्या है कि रंजक पित्त जो है ये आया है, दृश्यम यकृति यत पित्तम तद्रसम सोनितम नेत, यानी कि जो रक्त है ना, रंजक पित्त है जी, जो रंजक पित्त है वो यकृत में है, तो वो जो है रस को रक्त बना रहा है, यही इसका मतलब है। तो आपने देख लिया कि भागवत ने क्या बोला है, भागवत ऋषि ने यही बोले हैं कि ये अमाशय में रहता है, और वृद्ध भागवत ने भी बोला है अमाशय में, और सुश्रुत संहिता में आ रहा है कि ये जो है यकृत और प्लीहा में, हाँ जी, यकृत और प्लीहा में, है ना, नीचे देखिए यकृत और प्लीहा में रहता है, और इसे रंजक अग्नि भी नाम दिया गया है। और अभी आप देखा कि ये जो है लीवर में केवल, यकृत में केवल। अब आगे पढ़िए, है ना, भाव प्रकाश निघंटु नामक ग्रंथ में क्या कहा गया है जी। तो यहाँ पे ये संस्कृत सूत्र में लाया हूँ मैं केवल, अग्नाशये यकृत प्लीहो हृदय लोचन द्वे। इसका मतलब ये होता है कि अग्नाशय में, तो आपको पता ही था
अग्नाशय में क्या होता है जी, जो मैंने कल बताया पाचक पित्त होता है। यकृत प्लीहा में जो है आपका रंजक पित्त रहता है। तो भाव प्रकाश निघंटु में बताया गया है कि यकृत और प्लीहा दोनों में रंजक पित्त रहता है। तो सारंगधर ऋषि ने केवल लीवर बोला है, और सुश्रुत और भाव प्रकाश निघंटु में यकृत और प्लीहा दोनों बोला गया है, और बागवट और वृद्ध बागवट ने अमाशय बोला है। ठीक है, तो इसको अभी हम क्लियर करने वाले हैं कि कौन सही बोला है ना। तो अभी ये पढ़िए जी, प्रकृति विषय का पुनः ये पढ़िए। प्रकृति विषय का पूर्ण अनुसरण रंजक नाम का पित्त रस को रक्त के रूप में परिणित करता है। साधक नाम का पित्त बुद्धि, वृत्ति, स्मृति को उत्पन्न कराता है। ठीक है, ये तो साधक पित्त को बारे में बाद में पढ़ेंगे। प्रकृति विषय का पुनः अनुसरण रंजक नामक पित्त, देखिए रंजक पित्त के बारे में बता रहा हूं मैं कि रंजक नामक पित्त रस को रक्त के रूप में परिणित करता है। कार्य है ये जी, है ना। तो कार्य में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी एक ही बात बताया जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है समझने में कि रंजक पित्त जो है रस को रक्त बना रहे हैं। बागवट ऋषि कर रहे हैं, वृद्ध बागवट कर रहे हैं, सारंगधर ऋषि कर रहे हैं, भाव प्रकाश निघंटु में बोला जा रहा है, सुश्रुत ऋषि कर रहे हैं, चरक ऋषि कर रहे हैं, है ना। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कंट्रोवर्सी तो स्थान में है ना, कि यहाँ पे जो है अलग अलग जो है स्थान बताया जा रहा है। तो इसको समझना है जी, आज का टॉपिक यही है। ठीक है, क्या समझे, ठीक है। और जो भी बच जाएगा कल भी बताएंगे, कल भी इसी विषय के ऊपर टॉपिक रखेंगे। तो रंजक पित्त की समझना बहुत ज़रूरी है, और रक्त धातु के बारे में भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्रकृति विषय का रंजक पित्त जो होता है, ये कार्य यहाँ पे लिखा गया है कि रस को रक्त बना देता है। ठीक है, अब जानते हैं रंजक पित्त का जो है ना, ये पढ़िए स्थान। पढ़िए, अनम्यूट करना पड़ेगा। रंजक पित्त स्थान, चरक और सुश्रुत ने रंजक पित्त का स्थान यकृत और प्लीहा बताया है। बागवट ने रंजक पित्त के स्थानों में रोहन जी आप ही बोल लीजिए फिर। नहीं, बोलिए, आप पढ़िए। बागवट ने रंजक पित्त के स्थानों में अमाशय को भी बताया है। ये कार्य, हाँ, ये भी यह बात स्पष्ट करती है इंट्रेंस फैक्टर ऑफ स्टोमक का सर्वप्रथम ज्ञान बागवट को था। कार्य, रंजक पित्त का कार्य रंजन करना है। रंजक पित्त हीमोग्लोबिन है। रक्त धात्वग्नि द्वारा रक्त कणों का निर्माण और उन रक्त कणों का रंजक पित्त द्वारा रंजन होता है। ठीक है जी, देखिए इसको मैं समझाता हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा, तभी जो है आप समझ पाएंगे कि ऊपर जो भी सुश्रुत ऋषि ने, बागवट ऋषि ने, सारंगधर ऋषि ने, भाव प्रकाश जी ने जो भी बोला है, क्यों बोला है ना। तो इसको समझिएगा। तो रंजक पित्त का स्थान में ही मतभेद है ना, इसी को क्लियर करते हैं। तो चरक और सुश्रुत ऋषि ने रंजक पित्त का स्थान यकृत और प्लीहा बोला, सारंगधर ऋषि ने केवल लीवर बोला है ना। तो यह बात क्या है कि बागवट ऋषि ने रंजक पित्त के स्थान अमाशय बोला है, और यह बात स्पष्ट होता है, इसको समझिएगा कि यह बात स्पष्ट करती है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो क्या है कि ये अमाशय में होता है जी, है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है अमाशय में होता है। जो अमाशय है अपना, यानी कि आपका पेट है, अमाशय स्टमक है ना, इसलिए इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ स्टमक यहाँ पे लिखा है। यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ स्टमक क्या है, तो स्टमक में ग्लैंड जो होता है, ब्रूनर ग्लैंड या फिर कई प्रकार के ग्लैंड होता है, और ग्लैंड क्या होता है, कुछ सिक्रेट करती है जी, मतलब ये जो है कुछ रस आदि जो है, या फिर कुछ जो है एंजाइम या फिर जूस, इस प्रकार से
उत्पादन करती है। तो जो अपना स्टमक है, अपना जो स्टमक है यानी कि अमाशय है, तो वहाँ पे जो है इंट्रिंसिक फैक्टर पाया मतलब जो स्टमक है तो उसमें जो ग्लैंड है, जैसे ब्रूनर ग्लैंड विशेष रूप से, वहीं पे जो है ये इंट्रिंसिक फैक्टर का निर्माण होता है, आंतरिक कारक इसको कह सकते हैं। तो जो क्या करता है इसके बारे में तो विशेष रूप से कल बताएंगे। फिर भी इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है कि विटामिन B12 के अवशोषण में ये मदद करता है। जी इंट्रिंसिक फैक्टर ये जो अमाशय में स्थित है, भागवत ने क्यों बोला है जी, है ना। तो यह बात स्पष्ट करती है कि इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ स्टमक का सर्वप्रथम ज्ञान बाघभट्ट को था। ये लाइन आपको समझना है जी कि सर्वप्रथम ज्ञान बाघभट्ट को था। तो क्या सुश्रुत ऋषि को नहीं था, लेकिन उन्होंने लिखा नहीं है वैसे कहीं। इस कारण से जो है वहाँ पे मैं अभी बताने वाला हूँ। देखिए क्या आया है कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, मैं फिर से जब समझाता हूँ कि जो अमाशय है आपका, तो अमाशय में जो ग्लैंड है ब्रूनर ग्लैंड है, और इस ब्रूनर ग्लैंड से जो इंट्रिंसिक फैक्टर नामक करके जो एंजाइम कह लीजिए, है ना, या एक प्रकार का प्रोटीन भी कह लीजिए जी, है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है एक प्रकार से प्रोटीन कह लीजिए, प्रोटीन ही होता है वैसे तो एलोपैथी में अभी प्रोटीन ही समझाते हैं कि प्रोटीन है ये। तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ना, ये क्या है कि आपका स्टमक में पाया जाता है जी, और ये स्टमक में पाया जाता है। जो क्या करता है, इसका कार्य क्या है, इंट्रिंसिक फैक्टर का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है विटामिन B12। अब बताइए विटामिन B12 का कितना महत्व है जी एलोपैथी में आज, है ना, आपको महत्व है ना, बहुत महत्व की बात होता है। विटामिन B12 कम हो गया यानी कि ब्लड अब तो तुम्हारा कम हो जाएगा, यानी कि हीमोग्लोबिन तेरा कम हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ स्टमक ये जो है आपको ऐसा समझना है, जो आपके अमाशय में रहता है जी, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है विटामिन B12, है ना, इसका जो है क्या करता है, अवशोषण करता है। विटामिन B12 का अवशोषण इंट्रिंसिक फैक्टर करता है। तो इस कारण से हो सकता है भागवत ऋषि को, हो सकता है ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है इसको पता चल गया होगा, है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर का जो है मालूम होगा भागवत ऋषि को, यानी उन्होंने देखा होगा इंट्रिंसिक फैक्टर को, यानी कि इसको एक एंजाइम कह लीजिए या एक प्रोटीन कह लीजिए ये, है ना। तो इस प्रोटीन को जो है, इस प्रोटीन के बारे में, इंट्रिंसिक फैक्टर यानी कि प्रोटीन के बारे में भागवत ऋषि को ज्ञान था, जो क्या है विटामिन B12 के अवशोषण में मदद करता है, मतलब यही करता है अवशोषण। तो इसलिए भागवत ऋषि ने, हो सकता है इसी कारण से भागवत ऋषि ने, है ना, रस को रक्त बनाने का कार्य अमाशय में बता दिया है जी। यानी कि वैसे तो देखा जाए तो लीवर और स्प्लीन ही करता है, लेकिन जो कारक है, फैक्टर है ना, वो जो है आपके अमाशय में है जी, आपके अमाशय में है ना। और बाकी लीवर और स्प्लीन में क्यों बोल दिया, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, है ना। अभी आज आपको केवल समझाते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर समझाते हैं। और जो लीवर और स्प्लीन है तो क्या वहाँ पे नहीं बनता है, रस से रक्त नहीं बनता है क्या, तो कैसे बनता है वहाँ पे, कैसे लीवर में भी, तो क्या समझे, लीवर में बन रहा है या स्प्लीन में बन रहा है या फिर अमाशय में ही बन रहा है, क्या समझे, तो इसको भी क्लियर करेंगे। तो वैसे देखिए क्या है, मुख्य रूप से लीवर और स्प्लीन ही है जी, है ना। लेकिन भागवत के अनुसार, भागवत ऋषि अपना अपना मानना है ना। आप क्या मानते हैं, है ना। अगर आप मानते हैं कि नहीं इंट्रिंसिक फैक्टर जो है विटामिन B12 का पाचन करता है, तो क्या है कि ये तो अमाशय में है जी, तो आपको अमाशय में ही मानना पड़ेगा, है ना। और ये होता भी है ना। लेकिन लीवर और स्प्लीन में भी क्या है कि वहाँ पे कार्य होता है, रंजक पित्त होता है, और वहाँ पे जो है रस को रंगने का कार्य होता है। तो वहाँ पर भी क्या है कि रस से रक्त बनता है, तो वो भी सही है। तो वहाँ पे कौन से एंजाइम होता है, कौन सा प्रोटीन होता है, वो कल पढ़ेंगे, है ना। आज मैंने आपको बता दिया। हाँ, तो आज के मतलब क्या है कि टॉपिक यहीं तक था कि आपका जो है रंजक पित्त जो है आपका कहाँ कहाँ पे है।
तो आज गुरुजी मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं क्या? हाँ जी, हाँ जी। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, या फिर इसमें कुछ ऐड करना है, बताना है कोई साथी को, हो सकता है यहाँ पे कोई एलोपैथी के प्रैक्टिशनर भी मैं होंगे। थोड़ा सा इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में थोड़ा क्लियर कर दूं। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हम लोग जो भोजन लेते हैं वो हमारे अमाशय में जाता है तो लीवर एक जूस सीक्रेट करती है, बाइल जूस, ठीक है, और पेनक्रिया सीक्रेट करती है इंसुलिन, और लीवर और पेट सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस। तो जब ये तीनों आपस में उस खाने के साथ मिक्स होता है तब वो खाना मतलब हमारे बॉडी में पचता है। उसी फैक्टर को इंट्रिंसिक फैक्टर बोला जाता है। यही है। अच्छा, ठीक है। और भी कोई साथी बोलना चाहते, बताना चाहते हैं इस रंजक पित्त के बारे में, विषय में कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हैं, या फिर पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। हाँ जी। देखिए, ऐसा मृत्युंजय दत्ता जी ने बताया कि बाइल जूस है ना, इंसुलिन या फिर पैनक्रेटिक जूस, और तीसरा क्या, गैस्ट्रिक जूस, ऐसा बोला ना। और ये तीनों को जो है जब एक साथ जो है भोजन में मिलता है, भोजन में मिलता है तो पाचन क्रिया होता है। और क्या बताया आपने? समावेश को इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर बोल सकते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर उसी को बोलते हैं। हाँ, नहीं हो सकता ये डिफरेंट आप कुछ हो सकता है। इंट्रिंसिक फैक्टर तो क्या है ना, ये तो क्या है कि एक प्रोटीन है ना, जो जी क्या है, गुरुजी आप सही कह रहे हैं, जो क्या है कि ये तो आप सही कह रहे ये हैं। ग्लैंड के द्वारा ही मतलब क्या है कि है ना, इसका जो है स्राव स्टमक होता है। के द्वारा ही ये प्रोड्यूस होता है, और ये एक तरीके का एंजाइम है जो हमारे विटामिन 12 के प्रोटीन को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट करके ये इंटेस्टाइन में लेके जाता है। अच्छा, इसके बिना इंटेस्टाइन में ये जाएगा ही नहीं। अपने जो जूसेस हैं स्टमक के वो इसको डाइजेस्ट कर देंगे, और इसकी एक तरीके से प्रोटेक्शन कह सकते हैं, कैप कह सकते हैं। ये कैप बना के उनको लेके बचा के हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचाता है, जहाँ पे हमारा विटामिन 12 ऑब्जॉर्ब होता है। ये उस चीज का काम करता है, इंटेस्टिंग फैक्टर। तो ऐसा है मृत्युंजय दत्ता जी, जो आपने बोला ना पैनक्रेटिक जूस, तो ये तो आपका ड्यूडेनम में आके मिलेगा, अमाशय में जाएगा ही नहीं, ऊपर जाएगा ही नहीं जी, है ना। अगर आप पैनक्रेटिक जूस के बोल दिया तब तो वो तो क्या है, ड्यूडेनम में ही आके मिलेगा ना, वो आएगा। या फिर आपका बाइल जूस है वो सब ड्यूडेनम में मिलेगा, अमाशय में कहाँ जाएगा, ऊपर कहाँ जा सकता है, नहीं जा सकता है ऊपर। तो आप कुछ और मतलब क्या है कि शायद मतलब समझे होंगे, है ना, ये नहीं है जी, ठीक है ना। तो चूंकि देखिए क्या है, ऐसा नहीं है, बता बहुत, देखिए प्रयास तो सब अच्छा कर रहे हैं, बताइएगा तभी जो है आगे क्या है कि यस नो सही गलत हो पाएगा, है ना, ये समझ पाएंगे, क्लियर हो पाएगा समझ में। तो देखिए ऐसा है कि जो पैनक्रेटिक जूस है, जो बाइल जूस है, ठीक है, तो जो भी आ रहा है, शायद आप कल की क्लास नहीं लिए थे क्या? क्लास में तुम्हें था। अच्छा, तो कल बताया था ना मैंने कि पैनक्रेटिक जूस, बाइल जूस, ये सब जो है ड्यूडेनम में आके मिल रहा है, जी जी, है ना। तो ये सब ड्यूडेनम में मिल रहा है, और ये जो है आपका जो है अमाशय की बात किया जा रहा है। तो अमाशय में जो ब्रूनर ग्लैंड होता है ना, इसके 3-4 लेयर पाए होते हैं वैसे तो उसमें क्या है कि ये जो है स्राव होता है, उनमें से ये स्राव होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, यानी कि ये एंजाइम है ना, ये प्रोटीन भी इसे कहते हैं। तो ये जो है वहाँ पे पाया जाता है, जो क्या है कि विटामिन B12 के अवशोषण के कार्य करता है। इस कारण से भागवत ऋषि को लगा होगा, तो इस कारण से उन्होंने ये बता दिया। तो रंजक पित्त का कार्य रंजन करना है जी। तो कहाँ कहाँ पे होता है, तो हमें लग रहा है ना, और मैं बताऊंगा भी विशेष रूप से कल, कि ऐसा हो सकता है कि रस जो होता है कुछ हद तक मतलब क्या है कि इंट्रिंसिक फैक्टर भी करता है, और भी जो है जैसे लीवर और स्प्लीन में भी रंजित होता है। पूर्णतः तो लीवर और स्प्लीन में ही रंजित होगा, है ना, पूर्णतः। बाकी
क्या है कि थोड़ा बहुत क्या है कि पहले भी कुछ कुछ जैसे पाचन है, तो पाचन तो मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। जब क्या है कि मुख में अपना भोजन ग्रहण करते हैं तो जो लार होती है, लार जब मिश्रित तभी से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, आमाशय में जाता है। लेकिन पूर्ण कहाँ होता है ना, पूर्ण कहाँ होता है जी, है ना, जब क्या है कि उसमें क्या है कि आंतों में जाता है और बड़ी आंत में जाता है, जहाँ पे सार्केट विभाजन होता है, तब माना जाता है कि पूर्ण हो गया। तो इसी प्रकार से हमें लगता है कि रस का निर्माण प्रक्रिया आमाशय में शुरू हो जाता होगा और इसके रक्त की निर्माण की प्रक्रिया आमाशय में शुरू हो जाता होगा और पूर्णतः स्प्लीन में खत्म होता है जी। हाँ जी, और भी कोई साथी बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। मेरा एक सवाल था। हाँ जी, जो इस टॉपिक से अलग है जी, तो थोड़ा सा कर लीजिए। अगर आप उसको क्लियर करते तो। एक्चुअली क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी बच्चियां हैं जिनको मासिक मतलब 10 साल 11 साल से स्टार्ट हो जा रहा है, कुछ टाइम तक हो रहा है, फिर उसके बाद वो पुनः बंद हो जा रहा है। तो इस केस में क्या किया जा सकता है? मतलब कितना महीने तक जो है चलता है फिर बंद हो जाता है, कितने महीने चलता है? 2-3 महीने तक, 2-3-4 महीने तक। अच्छा, फिर बंद हो जाता है, फिर क्या है कि 2-4 साल के बाद शुरू होता है, ऐसा कुछ है केस? हम नहीं, अभी तक तो मैंने जितने भी लोगों को बच्चियों को देखा, अभी किसी का स्टार्ट ही नहीं हो रहा। अच्छा, तो ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि उनका जो बॉडी जो है ना ओवरवेटेड होता जा रहा है। हाँ हाँ, तो देखिए क्या है ना, ये सब रस और रक्त धातु के दुष्ट होने से हो रहा है। और ख़ास करके जो क्या है कि ऐसे आहार विहार का सेवन करने से ये जो है ना, मतलब क्या है कि एक कहिए कि एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ बन गया है ना। जैसे क्या है कि कुछ ऐसे आहार विहार का सेवन करना, खास करके अब फास्ट फूड खाएंगे तो सारी प्रक्रिया फास्ट हो जाती है जी शरीर में, है ना। यानी कि जल्दी क्या है कि बचपन बीत जाता है, जल्दी जवानी आ जाती है, जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, जल्दी चल बसते हैं। तो सब प्रक्रिया फास्ट हो गया जी, क्योंकि फास्ट फूड खाते हैं, है ना। तो इसलिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि फास्ट है, जैसे क्या है कि हमने कई सारे ऐसे डेयरी को देखा है, डेयरी में देखा है, जो क्या है गायों को सुई ठोकते हैं जी, ऑक्सीटॉक्सिन होता है, वो ठोक करके लगाते हैं, दूध निकालते हैं ताकि दूध तुरंत निकल जाए। तो उसमें भी प्रक्रिया तेज़ हो गई है जी, है ना। इसी प्रकार से प्रक्रिया सब्जी बनाने की प्रक्रिया में हो गई, उगाने की प्रक्रिया में, कि लौकी में या फिर पेठा में सुई, ऑक्सीटॉक्सिन की सुई डाल देते हैं जी, ताकि प्रक्रिया तेज़ हो जाए, है ना, यानी कि तेज़ वृद्धि हो जाए। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं ये कारण है जी, यही कारक है जी, कि प्रक्रिया जो तेज़ हो गई। जैसे मान लीजिए, वैसे तो चरक ऋषि ने शोणित वर्णीय अध्याय में बताया है ये, इसके बारे में मतलब मासिक धर्म के बारे में बताया है उन्होंने, है ना। 12 वर्ष या 13 वर्ष ऐसा कुछ है ना, 12 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष तक तो ये है। बाकी 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष तो ये उम्र नहीं है, ये 11, 12, 13 वर्ष ये उम्र है। तो अगर पहले होता है तो फिर क्या है कि ये फास्ट फूड और ये इसका प्रभाव है जी, क्या कहते हैं, ये ऑक्सीटॉक्सिन का प्रभाव है, केमिकल का प्रभाव है जी, तभी ये हो सकता है। तो इस केस में क्या किया जा सकता है? जैसे इस केस में जो है उसका रस और रक्त धातु सही किया जाए। और आपने बताया भी कि ओवर वेटेड हो जा रहा है शरीर, जो है वजन बढ़ता जा रहा है, तो ये सभी संतर्पण जन्य व्याधि है जी, संतर्पण जन्य व्याधि है, यानी कि अधिक आराम, ऐसो आराम, है ना, ज़िंदगी जीने से और इस प्रकार से, तो इस कारण से हो रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या है कि ऐसो आराम जो है ज़िंदगी छोड़ करके और इनको रस और रक्त धातु के ऊपर कार्य करना चाहिए। तो देखिए और भी एक केस मैं बता देता हूँ, है ना। तो ऐसे भी केस आ सकते हैं, जैसे क्या है कि कोई अविवाहित लड़की है, उनका जो है ब्रेस्ट से जो है दूध का जो है उत्पादन हो रहा है ना। और मतलब उतना नहीं, पर क्या है कि जैसे एक होता है नॉर्मल, मतलब तो ये भी क्या है कि रस धातु के जो है विकृति का कारण है ये। तो यहाँ पे रस पाचक, है ना, और रक्त पाचक, मैंने यहाँ पे रस पाचक ही काम करेगा, तो ये सब दे सकते हैं। तो जिससे क्या है कि ये संतर्पण जन व्याधि है वैसे, और इनका जो है, या फिर कहिए कि रस धातु की खराब होने के कारण हो सकता है, और रक्त धातु के खराब होने पे ये हो सकता है। तो इनको क्या किया चाहिए? हाँ जी,
जी बताइए बताइए। तो इनको क्या देना चाहिए? हाँ जी, नसरीन सिंह जी आपके हैंड रेज है, बोलिए अनम्यूट जी करके। गुरुजी, जी जी गुरुजी, आवाज आ रही है? आपका नाम क्या है? नसरीन सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बताइए। मेरे पास एक पैरालाइज की पेशेंट है। हम्म 8 महीने हो गए उनको उनको हम न्यूरो की ट्रीटमेंट दे रहे हैं। काफी इम्प्रूवमेंट है। बिल्कुल जीरो से उठाया है उनको, लेकिन अभी 1 महीने से उनको एक इश्यू आ रहा है। उनको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है, अच्छा जिसकी अच्छा, वजह से बॉडी में वीकनेस आ रही है। ठीक है ठीक तो है, इसके लिए चलिए हम आपका ये क्या कर केस ना सकते अभी मैं सॉल्व करता हूँ। इससे पहले मृत्युंजय दत्ता जी का जो प्रश्न है इनका मैं उत्तर दे हैं? जी देता हूँ, है ना। जी तो देखिए इनका प्रश्न ये है मृत्युंजय दत्ता जी का, क्या करें। तो इसके केस में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, है ना। तो अगर क्या है, पहले आपको धातु और उपधातु के बारे में ऐसे अभी नहीं बताया मैंने, लेकिन मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अभी मैं थोड़ा सा मैं लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहता हूँ। तो अगर ब्रेस्ट में कोई समस्या है जी, किसी भी लड़की या फिर किसी लेडीज़ को किसी भी तरह से, जैसे ब्रेस्ट, या मान लीजिए कि क्या है कि डिलीवरी किसी का हुआ है तो उसके ब्रेस्ट में मिल्क में ब्लड आ रहा है, ऐसा भी होता है ना समस्या। या फिर और भी बहुत सारे गांठ हो जाता है, ब्रेस्ट ट्यूमर भी हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाता है। तो जितने भी समस्या है जी ब्रेस्ट का, वो सब मानिएगा कि इसके रस धातु खराब है जी, उसके शरीर में रस धातु की विकृति है जी। तो यहाँ पे हम रस धातु के ऊपर कार्य करेंगे। तो रस धातु के ऊपर कार्य करने के लिए हमें रस धातु की अग्नि अच्छा करना है। तो रस धातु की अग्नि अच्छा कैसे करेंगे, तो रस पाचक नामक औषधि दे करके। तो उसमें क्या है रस पाचक में, तो इसमें पटोल है जी, पटोल पत्र आपने नाम सुना होगा, परवल की सब्जी होगा जी। तो जिसको भी ये समस्या होगा, स्तन से जुड़ी हुई समस्या, ब्रेस्ट से जुड़ी हुई समस्या, कुछ भी समस्या हो सकता है वो, है ना। तो क्या है, ब्रेस्ट ट्यूमर, ब्रेस्ट कैंसर, या ब्रेस्ट में और भी बहुत सारी समस्या, है ना। तो ये सारी समस्या में आपको क्या है कि आपको पटोल पत्र देना है जी, या फिर पटोल का जो भी योग है वो देना है, या फिर आपको परवल के सब्जी का सेवन करवाना है जी विशेष रूप से। या फिर रस धातु का क्षय हुआ है या रस धातु का वृद्धि हुआ है, उसको देख करके, अगर वृद्धि हुआ है थोड़ा कम करना है, क्षय हुआ है तो बढ़ाना है, ऐसे में। तो जैसे क्या है कि शतावरी का सेवन करेंगे तो रस धातु का वृद्धि होगा जी, मैं बता रहा हूँ, रस धातु का क्या होगा, वृद्धि होगा। तो आपका ब्रेस्ट मिल्क वृद्धि होगा जी, ब्रेस्ट भी वृद्धि होगा, ब्रेस्ट मिल्क भी वृद्धि होगा, ये समझिएगा। तो रस धातु के क्षय में आपको शतावरी सबसे उत्तम काम करता है। अगर रस धातु का वृद्धि ज़्यादा हो गया है ना, इस कारण से क्या है कि ब्रेस्ट में ट्यूमर हो गया, ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, ब्रेस्ट में और भी कोई समस्या आ गई है, तो यहाँ पे हमें शोधक द्रव्य देना है। यहाँ पे शतावरी नहीं देना है, हमें यहाँ पे रसपाचक देना है, जो रस को पाचन करे और रक्त में परिवर्तित कर दे। तो रस धातु के, देखिए ऐसा है, आपको समझना है कि मान लीजिए रस धातु बना है और रस धातु का पाचन नहीं हो पाएगा, तो रस धातु इकट्ठा होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा। अगर रस धातु यदि रक्त धातु में नहीं बदल रहा है, तो क्योंकि रस पाचक नहीं है, रस धातु की अग्नि खराब हो गई है, तो रस धातु की अग्नि खराब हो गई है तो रस धातु की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि आगे जो है रक्त नहीं बन पा रहा है, रस ही होता जा रहा है। जैसे जो भी साथी जुड़े हैं, है ना, 1 अगस्त से क्लास में जुड़े हैं, और यदि मान लीजिए क्लास नहीं ले रहे हैं, सोचेंगे कि कल क्या है कि वीडियो देख लेंगे, है ना, कल फिर 2 दिन हो जाता कहेंगे वीडियो देख लेंगे, इस प्रकार से इकट्ठा होता चला जाएगा। और आज जो है 45 क्लास हो गया, अभी तक नहीं देखे होंगे, तो नहीं देखेंगे। अगर आज का काम आज करते जाएंगे तो कुछ इकट्ठा नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी। और यदि क्या है कि आप इसे नहीं करेंगे तो वृद्धि हो जाएगी जी। आज का होमवर्क आज नहीं करेंगे तो इकट्ठा होता चला जाएगा और एक दिन भार हो जाएगा। तो यही बताया जा रहा है कि रस धातु का वृद्धि होने से, रस धातु के वृद्धि होने से ब्रेस्ट में ट्यूमर और ब्रेस्ट में कैंसर होता है जी। तो रस धातु का वृद्धि ना हो, इसलिए रस पाचक या रस धातु अग्निवर्धक दवाई देना है, जिसमें पटोल आता है जी, और कुटकी भी एक औषधि है वो भी आता है, और एक इंद्र जौ वो भी एक औषधि है। तो ये पटोल, कुटकी, इंद्र जौ, ये तीनों रसपाचक है,
रस धातु के अग्नि को वर्धन करता है, और इसमें एक और औषधि है ना, वो मैं बताऊंगा, है ना। तो क्या है कि ये भी क्या है कि आपका रस पाचक ही करता है ना। आरोग्यवर्धनी बट्टी भी है, और एक जो है इसका पाठ परिवर्तित सत्यजीत भी है। तो मैं बताऊंगा इसका जो है एक मतलब क्या है कि क्लासिकल मेडिसिन भी बताएंगे, पांचभौतिक मेडिसिन भी बताएंगे। तो रस पाचक जो है औषधियाँ, तो आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बस याद रखना है, समझना है कि ब्रेस्ट में ट्यूमर हुआ है तो क्यों हुआ है। तो ब्रेस्ट में ट्यूमर हुआ है जी आपका रस धातु के विकृति के कारण। अगर मान लीजिए किसी का ब्रेस्ट है ना या फिर ब्रेस्ट मिल्क है ना बढ़ नहीं रहा है, यानी कि समझिएगा कि उसका रस धातु का क्षय है ना। तो रस धातु का क्षय है, तब हम यहाँ पे रस पाचक नहीं देंगे, रस धातु को बढ़ाने वाला देंगे जो है शतावरी, और दूसरा है प्रवाल पिष्टि। आए समझ में जी। तो ऐसे व्यक्ति को किसी का मान लीजिए ब्रेस्ट या ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाना है तो उसको शतावरी और प्रवाल पिष्टि और कुछ और देना है तो दूध दे दीजिएगा जी। दूध भी देने से क्या है कि ब्रेस्ट मिल्क बढ़ेगा। ठीक है जी। तो आपका उत्तर हो गया। और भी कुछ प्रश्न है इसमें तो बताइए, और भी मैं कुछ समझा दूंगा। मृत्युंजय दत्ता जी। हाँ सर, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक प्रश्न है जी। सर, ऐसी भी महिलाएं होती है जिनका दूध होता ही नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब उनको अपने बच्चों को पाउडर बेस पे ही पालना पड़ता है, तो यहाँ पे फिर क्या है सर? यहाँ पे आपको सबसे पहले उसका पाचन सही करना है और उसको परवाल पिष्टि देना है और उसको जो है शतावरी देना है, बस दो ही चीज़ देना है, हो जाएगा ठीक जी 100%, है ना। आपको कैसे देना है, शतावरी चाहे तो सुबह खाली पेट दे दिए, है ना, और क्या है या फिर और परवाल पिष्टि मतलब 50 mg की मात्रा में परवाल पिष्टि, ये जो है खाना खाने के आधा घंटे के बाद ब्यान काल में देंगे, है ना, क्योंकि आपका जो है ब्यान वायु या फिर उदान मतलब जो ब्रेस्ट है ना, वो तो अपान काल में आता नहीं है, अपान क्षेत्र में तो आता नहीं है, ये तो कहाँ आता है, प्राण क्षेत्र में। तो प्राण माने खाने के बाद ही देना है जी, है ना। तो इसको सुबह शाम खाना खाने के 10-20-25 मिनट के बाद जो है 2 चम्मच दूध में 50 mg परवाल पिष्टि दे देना है, काम बन जाएगा, है ना। दूध अच्छी बनेगी और इसको शतावरी देना है, परवाल पिष्टि देना है और दूध पीना है जी, क्योंकि दूध भी रस धातु और पूरे धातु वर्धक है जी, विशेष रूप से रस धातु का वर्णन, तो बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, लेकिन उसका पाचन भी सही करना है जी। ठीक है जी सर। ठीक है। मृत्युंजय दत्ता जी, देखिए क्या है ना, ऐसे बच्चियों को क्या करना है कि मान लीजिए कि समय से पहले भी मासिक धर्म आ रहा है तो उसके रक्त धातु के ऊपर काम करना है। तो रक्त धातु को काम करने के लिए अगर मोटी है ना, बच्चियां मोटी होती जा रही है तो यहाँ पे पाचक ही देना है। ठीक है, यहाँ पे पाचक ही देना है। ठीक है, मतलब पटोल हाँ पटोल ही देना है, पटोल देना है और इसे सरीवा देना है, मुस्टा देना है, पाठा देना है, इस प्रकार से रस रक्त धातु पाचक देना है जी, है ना, ताकि उसका जो वजन कंट्रोल में आए और रस और रक्त अग्नि अच्छा हो जाए, है ना। और इस प्रकार से क्या है कि खाली पेट देना हाँ है। ये तो अपान क्षेत्र में है तो अपान काल में देना है जी, बिल्कुल ठीक है। तो मात्रा तो क्या है कि ये जो है कसाय रूप में देना है, यानी काढ़ा बना के देना है, तो 5 ग्राम पर्याप्त रहेगा। आधा गिलास पानी में उबाल कर छान के सुबह शाम दे सकते हैं, है ना। पटोल परवल की सब्जी विशेष रूप से जो है सबके लिए हितकर है, क्योंकि परवल रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, 3 धातु के ऊपर विशेष रूप से काम करता है परवल सब्जी। तो ठीक है, अब जो है इनका प्रश्न था, है ना, नसरीन सिंह जी के प्रश्न है जी। गुरुजी हाँ और भी किसी का कोई प्रश्न है? चलिए इनका प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ। क्या था प्रश्न, एक बार फिर से रिपीट करिए थोड़ा। वाइट डिस्चार्ज, पैरालाइज पेशेंट है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा और बताइए इनके बारे में, वजन बताइए। वजन बहुत कम है, लाइक उनकी हाइट है 5 फुट 4 इंच और वजन पैरालाइज से पहले भी वही 50 था, पैरालाइज के बाद तो अब उनका 40 के आसपास वेट आ गया। ठीक 40 है, यानी कि अब 53 जन्य है ये जी, है ना, वजन कम है और उम्र क्या है? 42 है और वजन भी 40 है, यानी कि अब 53 है। लेफ्ट या राइट साइड?
राइट साइड। राइट साइड, ठीक है। ये अब तर्पणजन्य है जी, राइट साइड, यानी कि इनका लीवर की तरफ जो है लकवा की प्रॉब्लम है, यानी कि पाचन से संबंधित समस्या इनको रहा है और इनको विरेचन देने की आवश्यकता है जी, है ना। पक्षाघाते विरेचन, यानी कि पक्षाघात हुआ है किसी को, है ना, ऐसे लकवा लगा है, तो ऐसे केस में जो जी। है इनका जो है कहीं ना कहीं आपको बताया भी था मैंने कि बात का लघु गुण है जी इनमें, है कि नहीं। और कौन सा गुण बढ़ा है बात का? रुक्ष गुण भी है। रुक्ष गुण तो है ही है। हाँ हाँ, तो देखिए यही है जो लकवा क्यों लगा, तो बात का रुक्ष गुण बढ़ा, बात का लघु गुण है, इस कारण से जो है इनके शरीर में लघु होता है, इस कारण से इनको लकवा लगा है जी, है ना। तो देखिए इनको ना क्या है कि विशेष और वाइट डिस्चार्ज उम्र हो गया 42, ठीक है। और ये देखिए ना कि वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम पहले भी रहा है क्या थोड़ा बहुत, या फिर अभी फैमिली तो कह रही है नहीं रहा है। अब ये तो वो बता ही नहीं पाएंगी कि रहा है नहीं रहा है, क्योंकि वो तो बता ही नहीं सकती अभी, मतलब बोल रही हैं लेकिन इतना सेंस नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि इनका जो है लकवा जो होता है ना त्रिदोष बिगड़ने से होता है ज़्यादातर, है ना। लेकिन इनका केस में लग रहा है कि त्रिदोष ही है वैसे तो, लेकिन मैंने बात पित्त का सब बिगड़ गया है जी। क्योंकि क्यों कहिए, क्योंकि इनको लकवा भी लगा है और वाइट डिस्चार्ज भी हो रहा है, यानी कि बात की भी समस्या है और कफ की भी समस्या है, अब पित्त की भी समस्या कफ की तो है ना। तो ऐसा है, ये त्रिदोष हो गया है, ये थोड़ा कष्ट साध्य या कहिए असाध्य हो गया, मैं तो नहीं देख पा रहा हूँ लेकिन मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ, है ना। जी। क्योंकि ये रोग और रोगी कमजोर है और रोग बलवान है जी। तो देखिए ऐसा है कि मैं तो अनुमान लगा पा रहा हूँ कि रोगी कमजोर है और रोग बलवान है, तो क्या है ये कष्ट साध्य या असाध्य हो जाता है, लेकिन प्रयास तो छोड़ेंगे नहीं, तो क्या करें। इनको जो है हमारे ख्याल से इनको आप देख लीजिए कि पेट साफ हो रहा है क्या, 2 बार क्या पेट साफ हो रहा है क्या, 1 बार नहीं 2 बार पेट साफ हो रहा है क्या? उनका जब मैं मतलब न्यूरो से फॉर्मूले देती हूँ तो पेट उनका मतलब ठीक ही चल रहा है। फैमिली कहती है कि उनका मतलब पेट साफ होता है। अच्छा जी। हमने उनको 0 से उठाया, ओनली मतलब वो 4 महीने हमने सिटिंग दी है उनको। उनका फूड पाइप पे थी वो, वहां से अभी तक इतना लेके आए हैं कि बोल रही हैं, समझ रही हैं, अब मतलब सपोर्ट से चल रही हैं, उठ रही हैं, सपोर्ट से समझ रहे। तो इतना हो पाया है 8 महीने में। अच्छा ठीक है। देखिए क्या है ना कि इनको जो है तो ये प्रॉब्लम जो है वाइट डिस्चार्ज ये बहुत हो गया है, अभी बहुत बढ़ गई है या नॉर्मल ही चल रहा है मतलब? उनकी फैमिली बता रही थी जब भी यूरिन पास होता है उसके साथ होता ही होता है उनको। अच्छा अच्छा, इनको ना आप पटोल ही दीजिए, क्योंकि आप दे ही रहे हैं, थेरेपी दे ही रहे हैं, तो इनको पटोल दीजिए। पटोल यानी परवल के सब्जी विशेष रूप से खिलाइए, और इनको जो है चिंचा लवण तेल ही दीजिए, है ना, चिंचा लवण ही दीजिए इनको। मैं अभी ग्रुप में शेयर कर दूंगा चिंचा लवण का, है ना। तो इनको चिंचा लवण पक्षाघात में दीजिए ही। आज कल हमारे पास भी आया था एक पेशेंट, है ना, जिसको जो है ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम थी, और सेम पेशेंट था, बस वो क्या है कि पुरुष था जी। क्या वजन है, तो उम्र भी लगभग 40 प्लस है और वजन भी 40 ही है ना। हाइट भी लगभग आपने 4-5 या 5 के समथिंग था, तो सेम लगभग केस है जी, ठीक है। लेकिन हाँ बिल्कुल, और इसको भी 4-5 महीने पूर्व भी ऐसा आया और इसको भी राइट साइड ही लगा है। तो ऐसा है कि इनके केस में भी मैंने मतलब कि पिछले ही शिविर हमने लगाया था सागर में, तो क्या है कि लगभग 20-25 दिन हुए हैं, है ना। तो मैंने इनको जो चिंचा लवण तेल दिया तो इनको बहुत ही फायदा हुआ, मतलब चलने में कठिनाई हो रही थी वो चलने लगे हैं बढ़िया से, मतलब। और क्या है कि चलने में परेशानी, अब दूसरी बात और भी कई सारी प्रॉब्लम आ गई थी पाचन में, तो उस सब में प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो सब ठीक हुआ है, मतलब सुधार हुआ है। कल ही हमारे पास पेशेंट आकर के फीडबैक दिया और दवाई दोबारा, है ना, ले गए। तो चिंचा लवण में ऐसा इसलिए दिया गया है, चिंचा ये बहुत ही आसान होता है चिंचा लवण का सेवन कराना। जैसे ये 2 चम्मच लेना है और 2 चम्मच औषधि को जो है लगभग 2 चम्मच दाल या सब्जी, है ना, उसमें मिला लेना है, और सर्वप्रथम इसे खाना है, और इसके बाद जो है अपना नॉर्मल खाना खाना है। जैसे दाल या सब्जी के साथ ही रोटी खाते हैं, तो 2 चम्मच दाल और सब्जी को अलग करना है,
दूसरे कटोरी में, ठीक है। और 2 चम्मच दवाई भी ठीक है। मिलाना है, औषधि चिंचा लवन। और इसके बाद पहले खाना है चिंचा लवन वाले औषधि, इसके बाद जो है अपना नॉर्मल भोजन करना है। इससे इनका वेट गेन भी होगा, यानी कि ऐसा समस्या खास करके ठीक होगा, है ना। बात का लघु गुण ठीक होगा, बात का रुक्ष गुण ठीक होगा। और क्या है कि ये लेडीज पेशेंट है और इनको पटोल दीजिए। तो पटोल भी रस धातु वर्धक है, रक्त और मांस, ये तीनों धातु के ऊपर काम करता है। तो हमें लगता है कि सही रहेगा, है ना। तो यही 2 चीज़ इनको दे करके अभी आप जो है केस ये हैंडल करिए। और ये मिलेगा कहाँ, कुछ बताएंगे? हाँ, मैं बताऊंगा। आप देखिए ना, दिल्ली में आप रहती हैं तो फिर मिल जाएगा, है ना। मैं आपको वो भेजता हूँ, है ना, ग्रुप में भेज देंगे, सभी साथी देख लेंगे। ठीक है जी। और भी किसी साथी को कोई प्रश्न है? गुरुजी, ये जो ओवरी में जो भी सिस्ट होती है, गांठ होती है, जैसे आपने बताया ब्रेस्ट में गांठ होती है, तो वही चीज से वो भी सिस्ट निकलेगी क्या, वही दवा से? या देखिए, वही बिल्कुल जी। हमने 2 अलग अलग पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, जिसमें एक पेशेंट का केस था कि उसके ब्रेस्ट में ट्यूमर है जी, और ये हमारे पास जो है कल ही आई थी, और इसका 4 महीना से इलाज चल रहा था, है ना। 23 वर्षीय, मतलब क्या है कि एक लड़की थी, है ना। उसको जो है 2 साल से ये प्रॉब्लम था ब्रेस्ट ट्यूमर का, तो उसको हमने ठीक किया, और रिपोर्ट भी CT स्कैन में ओके हो गया, है ना, कि ठीक है जी पूर्ण रूपेण, है ना। हालांकि एक बार ऑपरेशन भी हुआ था, छोटा ऑपरेशन, है ना, तो वो रिपीट कर गया। पर क्या है कि अभी हमने 3-4 महीने दवाई दे करके, और अब ठीक हो गया। फिर भी हमने एक दवाई दे दिया है ना, कि आप इसे लेते रहो, करते रहो अपना परहेज, ठीक रहेगा। तो ऐसे पेशेंट को हमने रस पाचक दिया जी, जिसको ब्रेस्ट में दिक्कत थी, और जिसको यूट्रस में दिक्कत थी, ऐसे पेशेंट को हमने रक्त पाचक दिया जी, है ना। और ये केस जो है आज का नहीं है, ये केस हमने 2 साल पहले ही ठीक किया था, वो ठीक है। तो क्या है कि इसको रक्त पाचक दिया, तो इसका यूट्रस का जो सिस्ट था वो ठीक हुआ जी, है ना। तो क्या है कि रस पाचक देने से आपका जो है ब्रेस्ट का ट्यूमर ठीक होगा, और रक्त पाचक देने से जो है आपका यूट्रस का जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो ठीक होगा जी, है ना। मतलब खास करके रक्त पाचक में क्या दे, क्या खास करके ये जो है में क्या देने? ये संतर्पण जन्य व्याधि होता है जी। रस धातु की वृद्धि हो जाएगी या रक्त धातु की वृद्धि हो जाएगी, तो ऐसे मतलब ब्रेस्ट में या यूट्रस में प्रॉब्लम आएगी। आपका क्या प्रश्न है? एक्चुअली इसको है ना गुरुजी, ये मतलब बच्चे नहीं हो रहे थे, तो इन्होंने 3 बार IVF वगैरह कराया था। तो उसके बाद से ये IVF की तकलीफ मतलब होने के बाद से ये मतलब सिस्ट वगैरह होना शुरू हुआ क्या है। एज क्या है और वेट क्या है? एज इनका जो है ना 34 है, और वेट 48 किलो है, 50 kg। चलिए ठीक है, 50 kg है, ठीक है। तो देखिए, 12 साल से मतलब 12 साल से बच्चे नहीं है बिल्कुल। आपको क्या लगता है, बात का कौन सा गुण बढ़ा है? बात का ही लग रहा है, लघु गुण? बात का लघु गुण ही है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। हाँ, तो बात का लघु गुण की चिकित्सा करिए, ठीक हो जाएगा, और हो सकता है कि कंसीव भी हो जाए, है ना। तो इनको भी चिंचा लवन ही दिया जाए, क्योंकि जहाँ पर भी बात का लघु गुण, रुक्ष गुण बढ़े, वहाँ पे चिंचा लवन देना है ना, ताकि 2 बार प्राकृतिक अनुलोमन हो, है ना। और कॉन्स्टिपेशन हो तो जरूर है जी, है ना। जिनको कॉन्स्टिपेशन है तो उनको तो विशेष रूप से क्या है कि चिंचा लवन है, ठीक है। और गांठ के लिए क्या देना चाहिए? सिस्ट के लिए पहले तो देखिए, इनका किया जाए कि दीपन पाचन, यानी कि चिंचा लवन दे करके दीपन पाचन और अनुलोमन ये होगा जी, ठीक है। तो इसके बाद जो है इनका जो है पाचन के लिए जो है देखिए, चलिए मैं आपको सबसे पहले इनको चिंचा लवन देना है, और इनको जो है ट्यूमर के लिए, है ना, मांस पाचक दे सकते हैं, और हो सके तो क्या है रक्त और मांस पाचक दीजिए, है ना। इनको जो है यूट्रस में ना, तो रक्त और मांस पाचक, और ये घृत कल्पना में दीजिए, कसाय कल्पना में नहीं दीजिए। और इनको चिंचा लवन भी दिया जाए। तो चिंचा लवन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ये प्राकृतिक अनुलोमन की जो है, प्राकृतिक अनुलोमन की सर्वश्रेष्ठ औषधि है जी चिंचा लवन, है ना। और उपयुक्तता क्या है ना। चिंचा लवन में आप देखेंगे कि चिंचा है और लवन है ना, इसका ये कॉम्बिनेशन है, और भी चीज़ें हैं उसमें। तो ये क्या है, विशेष रूप से ये दीपन है, पाचन है, अनुलोमन है।
पाइल्स और फिस्टुला में विशेष रूप से फायदा करता है। उदरशूल और गुदाशूल इसमें काम करता है। और वातज कब्जियत में फायदेमंद है। प्राकृतिक अनुलोमन सुबह शाम कराता है ये, है ना। 2 से 3 बार भी हो जाता है तो फिर घबराना नहीं चाहिए, 2 बार तो होना ही चाहिए। तो वातज कब्जियत में फायदेमंद है, प्राकृतिक अनुलोमन है, प्राकृतिक वजन बढ़ाता है ये, है ना, वेट गेन करता है ये। और अरुचि अग्निमांद को दूर करता है, खून की कमी दूर करता है, क्योंकि उसका जो है प्राकृतिक अनुलोमन हो रहा है, रस बन रहा है तो रक्त धातु भी बनेगा। और लकवा में उपयोगी है जी। देखिए पहले आगे बताया ना मैंने आपको कि लकवा में ये उपयोगी है। क्यों है? क्योंकि अगर बात के लघु गुण रुक्ष गुण के कारण लकवा लगा है और पच्छा घाते विरेचने ऐसा सूत्र आया है तो लकवा में उपयोगी है जी। और आंतों को भी सुरक्षा देगा। आंतों में अगर ड्राइनेस होगी है तो ठीक करेगा, है ना। तो इस प्रकार से कमजोरी भी दूर करेगा। अगर रस धातु रक्त धातु बनेगा तो आगे भी धातु बनेगी तो कमजोरी दूर होगा, बेचैनी और अनिद्रा दूर होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से ये चिंचा लवण का प्रयोग विशेष रूप से जो है हम अपना जो है चिकित्सा में जो है कर सकते हैं। ठीक है। और आप बना करके भी यूज कर सकते हैं या फिर बनी बनाई मेडिसिन ले करके भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो और बनी बनाई मिल जाएगी चिंचा लवण? हाँ मिल जाएगी। ये विशेष रूप से पुणे की कंपनी, साउथ की कंपनी है, या फिर हमारी जो है चिकित्सालय में बनता है, या फिर आप बना सकते हैं। ठीक है। बैद्यनाथ, डाबर, धूत पपेश्वर, झंडू संडू ये सब नहीं बनाता है। ठीक है। ये गुरुजी बच्चों को दे सकते हैं क्या? बच्चों को भी दे सकते हैं, 1 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं जी। तो ठीक है। इसका कितना क्वांटिटी देना होगा बच्चों को? बच्चे को तो आधा चम्मच दीजिए। 6-7 साल के? बिल्कुल 6-7 साल के तो दीजिए ना, 1 चम्मच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे ज्यादा यही होगा कि 2 से 3 बार पेट साफ हो जाएगा, 2 से 3 बार, है ना। वात का रुक्ष गुण बहुत ज्यादा बड़ा, स्किन में बहुत ज्यादा इचिंग, बहुत ज्यादा ड्राइनेस, तो ये दे सकते हैं ना? बिल्कुल आप इसे दीजिए, ठीक हो जाएगा जी। ठीक है। 2 बार? कितने बार? 2 बार कम से कम देना है जी। धन्यवाद जी। गोपाल जी, ये चिंचा लवण जो बनाते हैं इसकी विधि क्या है? वो चिंचा लवण विधि बना औषध निर्माण प्रक्रिया क्लास में बताएंगे। वैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप के क्या है में इसका डाल देंगे इंग्रेडिएंट, और बनाने का विधि वॉइस मैसेज कर देंगे। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। बाकी क्या है ऑनलाइन तो अपने क्लास में तो रहेगा ही, पर अभी नहीं। ठीक है। बिल्कुल ठीक है गुरु। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो क्या है कि आज हम लोगों ने रंजक पित्त के बारे में जाना, और जो बच गया है इसके बारे में जो है कल विस्तार रूप से जानेंगे। ठीक है जी। तो क्या है कि अपना जो है ये क्लास जो है 2 महीना कंप्लीट हो चुके हैं, 3रा महीना ये क्लास चल रहा है। और इस अभी भी जो है बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, 1-2 साथी लेफ्ट हुए हैं, क्लास छोड़े हैं, है ना, किसी कारण बस अपना समय नहीं मिल पाने कारण, या फिर जो भी समझे। तो बाकी सभी क्लास अच्छे से ले रहे हैं। और आज मतलब कुछ ही दिन बाद, है ना, और अभी शरद ऋतु चल रहा है, और शरद ऋतु में ही पच्छाघाते विरेचने कह लीजिए, या फिर जो भी पित्त का विरेचन करने का काम कर लीजिए, तो ये सब इस ऋतु में होता है। तो जो भी साथी है ना अपने पेशेंट को विरेचन कर्म देना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं जी, है ना। उनका जो है पूरा मार्गदर्शन करेंगे, है ना, वो अपना कराइए, ताकि जो है जो पित्त की समस्या है उससे दूर हो सके। ठीक है। और इस महीने का जो है अक्टूबर मंथ का जो है, जो भी साथी डोनेशन फी भेजना चाहते हैं, ग्रुप में आएगा स्कैनर, उस पर डाल देना है। ठीक है। और जो नए साथी हैं, हो सकते हैं नए साथी भी जुड़े होंगे, तो क्या है कि इन्होंने नहीं करवाया होगा, अभी तक डोनेशन नहीं भेजा होगा, तो भेजना है। चौहान जितेंद्र सिंह, आपका कोई प्रश्न? हाँ जी। हाँ गुरुजी, वो कोलाइटिस IBS की ट्रीटमेंट क्या है ना कि मैं बता दूंगा, है ना, सभी के बारे में बताएंगे। आप जो है पहले अपना गुण के थोड़ा बताइए, गुण जो है ना, गुण आप गौर करते रहिए। ठीक है। और कोलाइटिस है ना, तो ये कोई बात नहीं, वजन भी आपका भी लघुता है जी, है ना, शरीर में रुक्षता है, लघुता है ना। रुक्षता तो उतनी ज्यादा नहीं है। लघुता है? हाँ लघुता है। हाँ, कोलाइटिस भी है। तो आप निश्चित रूप से चिंचा लवण का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। चिंचा लवण का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा मैंने 100, 200, 500 कल्प हम नहीं बनाए हैं। हमारे पास जो है कुछ ही कल्प है ना, उसी से हम सारा ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। जैसे चिंचा लवण में अभी देखा आपने कि जहाँ पे बात का लघु गुण रहेगा वो दे ही देना है ना, लाभ ही लाभ करेगा,
है ना, कभी नुकसान नहीं करेगा। तो बात के लघु गुण में देना है, बात का रुक्ष गुण में देना है। तो क्या है कि बहुत सारे समस्या गुण के, देखिए समस्या क्यों हो रहा है, क्योंकि 20 गुण विकृत हो रहे हैं जी। तो क्या 20 गुण को बैलेंस करने के लिए क्या 1000 की जरूरत पड़ेगा औषधि का? है 20 गुण को बैलेंस करना है तो 20 औषधि की जरूरत है। इतना में ही हो पाएगा, इतना में ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसा कहीं मत सोचना कि भाई जी तो क्या है कि कोई भी समस्या बोल रहे हैं तो चिंचा लवन ही दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे बात का रुक्ष गुण रहेगा वहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो आप भी चिंचा लवन का प्रयोग सेवन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कितने दिन दे सकते हैं ये चिंचा जब लवन? तक क्या है कि नॉर्मल ना हो जाए तब तक आप दे सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन ना हो जाए तो आप दे सकते हैं, और छोड़ छोड़ के भी दे सकते हैं। नॉर्मल हो जाता है फिर इसको कुछ दिन छोड़ दिए, फिर अपना शुरू कर दिए। ठीक है, इस प्रकार से जी। हाँ जी। और खास करके किसको नहीं देना चाहिए चिंचा लवन, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन? हाँ, इसमें तो ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रेग्नेंट औरत है तो उनको मतलब क्या है कि दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी मात्रा कब्जियत में दे सकते हैं अगर हो तो, बाकी सबको दे सकते हैं। लेकिन हाँ, कफ वाले को, कफ का गुरु गुण बढ़ा हो, कफ का संदिग्ध गुण बढ़ा हो तो क्यों दें, वहाँ पे नहीं देना है। ठीक है, और बाकी क्या है कि प्रेग्नेंट औरत को नहीं देना है, बाकी क्या है सबको देना है। बात के सभी केस में देना है और कफ के केस में नहीं देना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बात का रुक्ष गुण लघु गुण में देना है, कफ के गुरु गुण संदिग्ध गुण में नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं तो वहाँ पे उपद्रव स्वरूप कुछ कर सकता है ना। ठीक है जी, चलिए तो शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।